हेलो, नमस्कार एवरीवन। स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी चर्चा चल रही है वर्धन साम्राज्य यानी पुष्यभूति वंश, चाहे वर्धन साम्राज्य कहें या पुष्यभूति वंश कहें, इसमें कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, बात एक ही है। तो उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने जो लास्ट वीडियो में 2 दिन का गैप पड़ गया, कुछ टेक्निकली इश्यूज था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो डालने में। तो इस वजह से काफ़ी कुछ हो सकता है आप लोगों के माइंड से निकल चुका होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में पर्सनली हर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। तो हम ऑलरेडी आपसे चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि वर्धन साम्राज्य जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं, उनके बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। और अगर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप जो है लास्ट वीडियो देख लेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये जरूर कहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से पूरा A to Z सारी जानकारी दी गई है हमारे द्वारा। उसको आप जाकर के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसके थ्रू जाकर के आप देख सकते हैं, सारी जानकारी जुटा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों की चर्चा हो रही थी वर्धन साम्राज्य में। एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि जैसा कि वर्धन साम्राज्य के बारे में हमने पर्सनली हर्षवर्धन के बारे में आपसे डिटेल में चर्चा किया हुआ था। एक बार फिर से रिवीजन कराते हुए चलते हैं। हमने आपको बताया था वर्धन साम्राज्य में हर्षवर्धन जो था ये सबसे प्रतापी शासक था, सबसे ज्यादा मतलब इसने साम्राज्य विस्तार भी किया। और अगर उसके जीवन से संबंधित अगर बातें बताते हैं तो ये प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। जो हर्षवर्धन है ये 2 भाई और 1 बहन था, जिसमें कि इनके बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन, जिसकी हत्या बंगाल के शासक शशांक ने कर दिया था। लेकिन जब बंगाल के शासक शशांक ने अपने दरबार में इनके बड़े भाई को बुला करके हत्या कर दी, उसी दिन इन्होंने जो है क्या किया, शपथ लिया कि जिस दिन मैं अपने भाई के हत्यारों का बदला ले लूंगा, उसी दिन मैं दाहिने हाथ से खाना खाऊंगा। ठीक है, इस तरीके की इन्होंने जो है उसमें क्या नाम है, शपथ लिया था कि मैं जब तक अपने भाई के हत्यारों का बदला नहीं ले लेता, तब तक मैं दाहिने हाथ से खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो ये थी इनके भाई की जानकारी। एक बहन थी, तो बहन में जो है बहन का नाम था राजश्री। इन राजश्री का विवाह मौखरी वंश के राजा गृहवर्मा के साथ हुआ था। ठीक है, तो गृहवर्मा के साथ हुआ था। इन गृहवर्मा की हत्या उत्तरकालीन गुप्त शासक उपगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी थी। और जो ये राजश्री थी, इनको जो है कन्नौज के कारागार में डाल दिया था। किसी तरीके से राजश्री बचते बचाते जो है कन्नौज के कारागार से खुद को मुक्त कराने में सक्षम हुई और इन्होंने सती होने का प्रण किया और ये दूर के जंगल में चली गई। ठीक है, जब ये जंगल में चली गई तो एक बौद्ध भिक्षु था दिवाकर मित्र, जिन्होंने हर्षवर्धन को सूचना दी कि आपकी बहन राजश्री जो है जंगल में सती होने के लिए गई है। तो हर्षवर्धन इस चीज को सुनता है और सुन करके जो है जंगल में जाता है और अपनी बहन राजश्री को जंगल से ढूंढ करके ले आता है और सती होने से बचा लेता है। ठीक है, तो ये थी इनके राजश्री की जो इनकी बहन के बारे में जानकारी थी, वो थी। हमने इसके बारे में भी बताया था। और हमने क्या बताया था कि बाण भट्ट की हर्षचरित में जो है ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है, ऐसा नहीं लिखा हुआ पाया गया है कि हर्षवर्धन गद्दी गद्दी पर बैठता था। ऐसा क्यों नहीं पाया गया है? ऐसा इसलिए नहीं पाया गया है कि जब हर्षवर्धन अपनी बहन को जंगल से बचा करके ले आता है और जंगल से बचा करके ले आने तक की कहानी ही बाण भट्ट की हर्षचरित में है। इसके बाद की कहानी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद की कहानी नहीं है, तो तब तो वो उसमें बैठा भी नहीं था, सिंहासन पे बैठा भी नहीं था, तो उसमें ये बात होगी ही नहीं थी कि जो है हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा था। इस तरीके की जानकारी जो है उसमें नहीं मिलती है, किसमें, हर्षचरित में। और इसमें अक्सर होता क्या है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जो बाण भट्ट की हर्षचरित है वो जो है वर्धन साम्राज्य के जानने का बहुत बड़ा स्रोत है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये आइडिया लगा लेता है कि जब वर्धन साम्राज्य जानने का स्रोत है तो इट मीन्स जो है हर्ष राज सिंहासन पर बैठा था, तो ऐसी जानकारी क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। लेकिन यहाँ पर ये गलत है, इस चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत है। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर जो है कथन कारण में पूछता है। ठीक है,
तो फिर इसके बाद में एक एक बौद्ध ग्रंथ है, चीनी यात्री आया है, उसकी जो है पुस्तक है फ्रैंकचिन, ठीक है। उसमें जो है उसने वर्णन किया है कि हर्षवर्धन और उनकी बहन राजश्री दोनों कन्नौज की गद्दी पर साथ साथ बैठते थे और साथ साथ जो है रूल करते थे। यहाँ तक की हमने चर्चा किया हुआ था। अब आज बच्चों जो भी हर्षवर्धन से पर्सनली जो संबंधित उनकी महत्वपूर्ण बातें थी, एग्जाम में आने की संभावना है जिनकी जो महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया है। आज हम चल रहे हैं कहाँ पर, हर्ष की विजय जो है, हर्ष ने कौन कौन सी विजय की, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है, हर्ष की विजय। तो हर्ष के सबसे पहली चीज तो हम ये जानेंगे कि हर्ष की विजय से संबंधित जो है स्रोत हमें कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हुए हैं, कहाँ कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो जो हर्षवर्धन के जो वर्धन साम्राज्य के जानने का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, बाणभट्ट की हर्षचरित। तो सबसे पहले तो हम उसको ले लेंगे, उसको हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, बाणभट्ट की हर्षचरित, जिसमें कि हर्ष की विजयों के बारे में यानी कि हर्ष के अभियानों के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा कौन सा है, बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूषी मूलकल्प। कौन है, बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूषी मूलकल्प। इसमें भी जो है क्या मिलता है, हर्ष की विजयों के बारे में चर्चा किया गया है। फिर कौन आते हैं, फिर वेन सांग की यात्रा वृत्तांत है, इसमें भी जो है हर्ष की विजयों के बारे में वर्णन किया गया है। एक चीनी यात्री मात्वालिन है, इन्होंने भी अपने विवरण में जो है हर्षवर्धन की विजयों के बारे में बताया है। फिर कौन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख कहाँ है, तो ये बीजापुर में पाया जाता है। बीजापुर के कौन से मंदिर में, तो मेघुती मंदिर, एक बीजापुर में मेघुती मंदिर है, वहां उस मेघुती मंदिर में ऐहोल अभिलेख एक पट्टी पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहां पर मिलता है, पांच स्रोत मिलते हैं हर्ष की विजयों से संबंधित। वो कौन कौन से हैं, बाणभट्ट की हर्षचरित, बौद्ध ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकल्प, तीसरा कौन सा है, वेनसंग की यात्रा वृत्तांत, चौथा है चीनी यात्री मात्वालिन, और चौथा क्या, पांचवा क्या है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई ना। चलिए अब हम चलते हैं एक एक करके, जो है कहाँ कौन कौन सी इसने विजय की, उन क्षेत्रों के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है, पहला जो आता है प्रथम पूर्वी अभियान। प्रथम पूर्वी अभियान के अंतर्गत उसने जो है कौन कौन से राज्यों को जीता था। तो पहली चीज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा, तो गद्दी पर बैठते ही वो 6 वर्ष तक लगातार युद्धों में जो है बिजी रहा, ठीक है। मतलब उसको टाइम नहीं मिला फ्री होने का उसके राज सिंहासन पर बैठने के बाद। तो सबसे पहली चीज तो ये जो है 6 वर्ष तक गद्दी पर बैठने के बाद संघर्षरत रहा। और इन पूर्वी अभियानों के अंतर्गत कौन कौन से राज्य उसने जीते, उसने जो है समस्त उत्तर प्रदेश जीता, फिर क्या जीता, पश्चिमी बिहार जीता, और मालवा का क्षेत्र जो है ये जीता पूर्वी अभियान में। यानी कि प्रथम पूर्वी अभियान में उसने 3 क्षेत्र जीते। सबसे पहले जो समस्त उत्तर प्रदेश था उसको भी जीता। दूसरा कौन जीता, तो दूसरा जो है पूर्वी पश्चिमी बिहार का क्षेत्र जीता, और फिर कौन सा जीता, मालवा का क्षेत्र जीता। तो ये 3 जो है इसके प्रथम पूर्वी अभियान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पहला अभियान क्लियर हो गया होगा कि पहले अभियान के अंतर्गत कौन कौन से राज्यों को उसने जीता, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर पर पहुंचते हैं। तो दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर है बल्लभी का युद्ध। तो बल्लभी का युद्ध जो है, इस पे सभी इतिहासकार एक मत नहीं है, एक क्लियर सन नहीं बताते हैं। अनुमानतः, अनुमान के आधार पर जो है सभी ने बताया है कि अनुमानतः 629 से लेकर 640 तक जो है के बीच में बल्लभी का युद्ध हुआ है। मतलब कि कहने का मतलब है कि 629 से लेकर 640 ईस्वी के बीच में ही जो है ये बल्लभी का युद्ध हुआ है, ना इसके पहले हुआ है और ना इसके बाद में हुआ है। इस तरीके से इतिहासकार अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात जानने की कोशिश करेंगे कि ये बल्लभी कहाँ पर स्थित था, तो ये गुजरात में था, ठीक है। अगर राजा की बात करता है तो यहाँ का राजा कौन सा था, तो राजा था
ध्रुवसेन द्वितीय। कौन था? ध्रुवसेन द्वितीय था। इस ध्रुवसेन द्वितीय को ध्रुव भट्ट भी कहते हैं और तीसरा नाम क्या है? दुर्लभ भट्ट भी कहते हैं। आपको इस ध्रुवसेन के जो तीनों नाम मैंने बताए हैं, आपको तीनों नाम जानने की जरूरत है कि ध्रुवसेन बोले या ध्रुव भट्ट बोले या दुर्लभ भट्ट बोले, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बात एक ही होती है, ठीक है। तो और अगर इसका वंश पूछता है कि बल्लवी का जो राजा था ध्रुवसेन द्वितीय या दुर्लभ भट्ट, ये किस वंश का था? तो ये जो है मैत्रक वंशीय था। किस वंश का था? मैत्रक वंशी था। तो इसके बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि प्रारंभ में तो ये हर्षवर्धन का शत्रु था, लेकिन बाद में इसकी शत्रुता जो है मित्रता में परिवर्तित हो गई। वो कैसे परिवर्तित हो गई? वो जब हर्ष ने बल्लवी पर अटैक किया तो ये जो दुर्लभ भट्ट है ये इससे पराजित हो गया, और जब ये पराजित हो गया तो हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह इस दुर्लभ भट्ट के साथ कर दिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है शत्रुता मित्रता में तो परिवर्तित होनी ही होनी है, ठीक है। और इससे क्या था, दुर्लभ भट्ट को जो है एक फायदा हो रहा था कि उस समय जो ये था हर्षवर्धन था, इसकी ख्याति भी चारों तरफ फैल रही थी और जो उसके सीमावर्ती शासक थे इससे डर रहे थे। तो इसने जो है संबंध बनाना एक्सेप्ट किया कि इससे क्या था कि जो दुर्लभ भट्ट के जो सीमावर्ती शत्रु हैं, यानी सीमावर्ती क्षेत्रों के शत्रु हैं, इससे उनको जो है इसका भय समाप्त हो गया, क्योंकि इसने ऑलरेडी जो है किससे संबंध स्थापित कर लिया था? इस हर्षवर्धन से जो है इसने जो है क्या कर लिया था? संबंध स्थापित कर लिया था। तो इस तरह से पहली विजय कौन सी थी? पूर्वी विजय अभियान। पूर्वी विजय अभियान के अंतर्गत उसने 3 स्टेट से जीते थे, समस्त उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिमी बिहार, फिर इसके बाद में मालवा, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है मालवा बल्लवी विजय। बल्लवी विजय में अगर राजदा पूछता है तो कौन था? दुर्लभ भट्ट, ठीक है। फिर और क्या मैंने बताया है? ध्रुव भट्ट या ध्रुवसेन द्वितीय, एक ही है। अगर इनका वंश पूछता है तो वंश कौन सा था? तो वंश था मैत्रक वंश। तो ये थी इसकी दूसरी विजय, कौन सी? मालवा बल्लवी विजय, ठीक है। अब ये हमने कंप्लीट किया बल्लवी विजय को। अब हम तीसरे नंबर पर पहुंचते हैं, कहां पर? सिंध विजय पर। तो तीसरी विजय जो इसकी थी, इसने सिंध विजय की थी। इस सिंध विजय के अंतर्गत अगर इसका विवरण पूछता है कि जो हर्षवर्धन था इसने सिंध विजय भी की थी, तो इसका विवरण कहाँ से मिलता है? तो इसका विवरण मिलता है वेनसांग के विवरण में जो है जानकारी मिलती है कि हर्ष ने जो है क्या किया था? सिंध विजय किया था, ठीक है। इसमें क्लियर बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अनुमान लगाया गया है कि यहाँ का राजा संभवतः साहसी राय था, जो कि राय वंश का था, ठीक है। किसका था? इसका राजा था साहसी राय, जो कि राय वंश का था। और अनुमान लगाया है कुछ इतिहासकारों ने कि यहाँ पर इस सिंध पर जो भी राजा था वो कैसा था? ये शूद्रों से बिलोंग करता था और जो है बौद्ध धर्मावलंबी था। कौन सा धर्मावलंबी था? तो ये जो है बौद्ध धर्मावलंबी था, ठीक है। अब इसने जो है हर्ष ने क्या किया? इसको पराजित किया। पराजित तो किया, लेकिन इसको क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। मतलब इसने जो भी इसको टैक्स लेना था, इसने टैक्स ले लिया। हर्षवर्धन ने टैक्स लेकर के इनको फ्री छोड़ दिया कि मतलब अपना कोई प्रेशर कि आप हमारे अकॉर्डिंग काम करेंगे, इस तरीके का कोई प्रेशर नहीं अपनाया। अगर आप लोग गुप्त काल पढ़े होंगे तो गुप्त काल में आप लोगों ने समुद्रगुप्त के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो समुद्रगुप्त ने जो पूर्वी राजा थे उनके लिए दूसरे नियम अपनाए थे, और जो दक्षिणी क्षेत्रों में जो विजय कर रहा था उनके लिए जो है दूसरे नियम अपनाए थे। तो जो दक्षिणी क्षेत्र वो जीत रहा था, तो दक्षिणी क्षेत्रों के प्रति समुद्रगुप्त ने जो है राज प्रसवोद्धरण की नीति अपनाई थी। वो क्या थी? यानी कि वो उन क्षेत्रों पर अटैक करता था, राजाओं को हराता था, हराने के बाद में वहां से उनसे बहुत सारा धन संपत्ति लेता था और कर भी नियमित रूप से लेता था, और क्या करता था? उनको मुक्त कर देता था, उनको छोड़ देता था। उनके ऊपर कोई भी इस तरीके का दबाव नहीं बनाता था कि आप हमारे अकॉर्डिंग काम करेंगे, ऐसा कुछ भी दबाव नहीं बनाता था। वही पॉलिसी अपनाई थी किसने? इस हर्षवर्धन ने। किसके प्रति? सिंध वासियों के प्रति, सिंध के राजा के प्रति यही नीति इसने भी अपनाई थी, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे
पहले में पूर्वी अभियान, दूसरा कौन सा हुआ बल्वी विजय, और तीसरा कौन सा हो गया सिंधु विजय। तो इसके बाद में आता है चौथा आता है पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध। पुलकेशिन द्वितीय के साथ इसने युद्ध किया है, बट पुलकेशिन द्वितीय के साथ में ये जो है क्षेत्र कोई विजित नहीं कर पाया है। चलिए आइए हम बताते हैं इसको, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो अगर पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं तो जो इसके साथ जो युद्ध हुआ है अनुमान के आधार पर 630 से लेकर 634 के बीच के समय में ही जो है पुलकेशिन द्वितीय के साथ इसका संघर्ष हुआ है। और इसकी अगर बात करते हैं इसका साक्ष्य कहाँ कहाँ पर पाया गया है, तो अगर हम साक्ष्य की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज पाया जाता है ह्वेनसांग की यात्रा विवरण में, और दूसरी चीज क्या पाई गई है ऐहोल अभिलेख में जो है वर्णन मिलता है किसका कि पुलकेशिन द्वितीय के साथ हर्ष का जो है युद्ध हुआ था। ठीक है, इस तरीके का साक्ष्य दो जगह मिलते हैं, ह्वेनसांग के यात्रा विवरण में और दूसरा कहां पर ऐहोल अभिलेख में। अब इसके बाद में अगर इसकी बात करता है कि ये जो पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो हर्षवर्धन का युद्ध हुआ है वो किस नदी के किनारे हुआ है, तो वो नर्मदा नदी थी। कौन सी थी, नर्मदा नदी के किनारे हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो है युद्ध हुआ था, जो कि नर्मदा नदी कहाँ पड़ती थी, महाराष्ट्र में। एक यात्री आया था इसके समय में, हर्षवर्धन के समय में, ह्वेनसांग जो कि चीनी यात्री था, इसने जो है महाराष्ट्र को क्या कहा है, तो इसने महाराष्ट्र को बोला है मो ओल च अ। क्या बोला है, मो ओल च अ के नाम से महाराष्ट्र को संबोधित किया है। अब इसके बाद में इसने क्या बताया है कि इसका युद्ध तो हुआ है, हर्षवर्धन के साथ पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ है, लेकिन हर्ष जो पुलकेशिन द्वितीय था इसने जो है हर्ष की अधीनता नहीं स्वीकार की। ठीक है, इसने क्या किया है, हर्ष की अधीनता नहीं स्वीकार की है। और क्या है, एक अभिलेख है ऐहोल अभिलेख, हमने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। ऐहोल अभिलेख कहाँ पर है, तो ये बीजापुर में है। बीजापुर में मंदिर कौन सा है, तो मेगुती मंदिर है। मेगुती मंदिर में ही ये ऐहोल अभिलेख पाया जाता है। तो इस ऐहोल अभिलेख में इसमें वर्णन किया गया है कि हर्ष की जो गज सेना थी, यानी कि हाथियों की सेना थी, बहुत ज्यादा मात्रा में मारी गई थी। कब, जब पुलकेशिन द्वितीय के साथ ये युद्ध कर रहा था, उस दौरान जो है हर्षवर्धन की जो गज सेना थी बहुत ज्यादा मात्रा में मारी गई। तो जब वो गज सेना मारी गई उसको देख करके ये जो है क्या हो गया, हतोत्साहित हो गया। कौन, हर्षवर्धन। जब ये हतोत्साहित हो गया तो इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है, ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ठीक है, और क्या मिलता है, इसी यानी कि ऐहोल अभिलेख में ही वर्णन मिलता है कि हर्ष को सकल उत्तरापथनाथ भी कहा गया है। किसमें कहा गया है, ऐहोल अभिलेख में। दो चीजें हो गई हर्ष से संबंधित, कि पहली चीज कौन सी, कि गज सेना से संबंधित, कि उसकी गज सेना जो है बहुत ज्यादा मात्रा में मारी गई थी, तो इसलिए जो है हर्ष क्या हो गया था, हतोत्साहित हो गया। ये पहली बात हुई। और दूसरी बात कौन सी हुई कि इसी ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन को सकल उत्तरापथनाथ कहा गया है। ओके, क्लियर हुआ। इसके बाद में गज सेना का भी उल्लेख इसी में किया गया है। कहां पर, इसी ऐहोल अभिलेख में। अब आता है कि हर्ष एक नोट पॉइंट बनाइए आप लोग, जिसमें कि हर्ष के हाथी का नाम दिया है कि हर्ष के हाथी का नाम क्या था, तो दर प्रसाद था। क्या था, हर्ष के हाथी का नाम दर प्रसाद था। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ, इसको हल्के में मत लीजिएगा आप लोग। तो अगर बात करता है हर्ष के हाथी का नाम क्या था, तो हर्ष के हाथी का नाम था दर प्रसाद। ठीक है, एक अभिलेख पाया गया है पवकेरी अभिलेख। ठीक है, पवकेरी अभिलेख में क्या बताया गया है, पवकेरी अभिलेख में बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के साथ युद्ध हुआ था। किसमें, पवकेरी अभिलेख में बताया गया है पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के मध्य युद्ध हुआ था, ऐसा वर्णन मिला है पवकेरी अभिलेख में। किंतु एक लोहनारा अभिलेख है जिसमें जो है ये तो बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय और इसके साथ युद्ध हुआ, लेकिन इसमें जो है
हर्ष के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। कहां पर? लोहनारा अभिलेख में। इसमें नाम उल्लेख किया गया है, पवकेरी अभिलेख में नाम उल्लेख किया गया है, लेकिन जो लोहनारा अभिलेख में है इसमें नामोल्लेख नहीं किया गया है। किसका? पर्सनली हर्ष का। ठीक है, तो ये थी इसकी जो है विजय कौन कौन सी थी। एक तो थी प्रथम पूर्वी अभियान, दूसरी बल्लवी का युद्ध, तीसरी कौन सी? सिंध विजय, चौथी पुलकेशिन द्वितीय, और पांचवा कौन सा है? चौथा जो है पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध। अभी कुछ विजय बची हैं, तो नेक्स्ट डे आने वाले वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में चर्चा करेंगे जो बची हुई विजय हैं उसके बारे में भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, लेकिन जाने के पहले एक बार आपसे ये जरूर कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि अन्य लोग, जो लोग वीडियो देखें, वो लोग सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस का फायदा उठा सकें। नेक्स्ट डे हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार पढ़ते रहिए और ऐसे ही ऊर्जावान रहिए, क्योंकि एग्जामों का जो डिस्टेंस है बहुत दिन नहीं है। अब वो एग्जाम अभी ये चुनाव के बाद जो भी टाइम आएगा उसके बाद तुरंत बाद बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, सारे एग्जाम से लगे हुए हैं। तो आप लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि आप लोग लगातार पढ़ते रहिए बराबर उसी ऊर्जा के साथ, ताकि आपने जो गोल बनाया है उसको आप समय के साथ अचीव कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।